Hello everyone, this is me, Jasveer Singh. So welcome in history class. So we are discussing about the first chapter of history, bricks, beads and bones. So there are total 11 topic in the first chapter. So हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो लेक्चर इस चैप्टर के हो चुके हैं. तो दोनों चैप्टर्स में हमने नियरली 5 इसके जो टॉपिक है फर्स्ट वो हमने कंप्लीट कर लिए. सो देन सो नेक्स्ट 6th टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो 6th टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोक्योरिंग मटेरियल्स. तो 6th पॉइंट टॉपिक से करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं जो लास्ट हमने 2 लेक्चर्स में टॉपिक किए थे. फर्स्टली हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था बिगिनिंग्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कर लो. देन बिगिनिंग्स के बाद जो उसका सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज थी वो लोग गुजारे के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना कल्टीवेशन करने के लिए उनके पास, तो वो हमने डिस्कस किया. थर्ड में किया हमने मोहनजोदाड़ो का अर्बन सेटलमेंट, मोहनजोदाड़ो को जो अर्बन डिज़ाइन था डोमेस्टिक उसका आर्किटेक्चर था, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट उसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया राइट. क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया और उसकी फाइंडिंग्स को लेके. तो नेक्स्ट हमारा थर्ड लेक्चर है. थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 6th 7th 2 टॉपिक इसके कवर करेंगे. 6th टॉपिक इज स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स. जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को जो भी मटेरियल खाने के लिए या कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मटेरियल उनको चाहिए था तो वो कैसे प्रोक्योरिंग उसकी होती थी, उसकी ख़रीदारी कैसे करते थे. लोकली उनको मिलते थे जहाँ आउटसाइड द सिविलाइजेशन मीन्स उनको अपना आउटसाइड द एरिया जाके दूसरी कंट्री या दूसरे एरिया से चीज़ें उन्होंने इम्पोर्ट की. तो उसके बारे में हम इसको टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रोक्योरिंग मटेरियल्स को लेके. तो ऑब्वियसली हमने जो 5 टॉपिक्स में हमने जाना है इसके बारे में अबाउट द सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन क्या है. तो काफ़ी रिच सिविलाइजेशन है. तो यहाँ पर रिच रिसोर्सेज वाइज काफ़ी रिच सिविलाइजेशन है नो डाउट. सो यहाँ पर जो लोकली चीज़ें बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल थे. तो ऐसा नहीं है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्सेज थी. बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे लाइक क्ले. लोकली सभी वहाँ पर जो लोकली क्ले वहाँ पर अवेलेबल थी. देन स्टोन्स हो गए, टिम्बर है, मेटल. तो ये सब वहाँ पर एलुवियल जो एलुवियल प्लेन्स थे मीन्स इस पूरे रीजन का जो जिसमें करंट हमारे जो कौन कौन से कंट्रीज आती हैं हमने वैसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि मैं एक बार दोबारा उसमें करंट जो इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया उसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. तो ये इंडिया के हैं. और उसके बाद पाकिस्तान तो पूरा जो पाकिस्तान का एरिया है एंड देन पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान. तो ये पूरा कवर करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को. ये एरिया था जो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन थी. तो यहाँ पर कुछ उनको जो चीज़ें वो लोकली मिल जाती थी, लोकली चीज़ें वो मिलती थी. उसमें क्ले होगी, स्टोन्स, टिम्बर, मेटल हो गया. तो ये चीज़ें वो लोकली अपने रीजन से या अपने जो उसके नेबर उनके जो जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा ने मोहनजोदाड़ो से या कुछ और रीजन है जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है या पाकिस्तान है, तो इन रीजन में लोकली अवेलेबल थी. तो बहुत सारे जो यहाँ पर उस टाइम जो टेराकोटा के जो टॉय मॉडल मिलते हैं ब्लॉक कार्ड्स के, तो वो हम उससे हमें क्लियरली पता चलता है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोग ब्लॉक कार्ड्स ही यूज़ करते थे. ब्लॉक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा. गड्ढा था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है. और वहाँ पर लैंड रूट्स थे और लैंड रूट्स के साथ साथ वहाँ पर रिवराइन रूट्स भी थे, ठीक है ना. तो अब इस सिविलाइजेशन का नेम है इंडस सिविलाइजेशन. तो इंडस सिविलाइजेशन इसको नेम दिया गया इंडस रिवर के नेम पे दिया गया. तो ऑब्वियस है जब रिवर्स होंगी तो रिवराइन रूट्स भी वहाँ पर थे. तो उसके बारे में कुछ और आपको एविडेंसेस आपको चीज़ें और क्लियर होंगी. तो नेक्स्ट जब हम टॉपिक में करेंगे कि वहाँ पर रिवराइन रूट्स के एविडेंस क्या क्या मिले हैं. तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर थी इंडस और इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज थी लाइक सतलुज हो गया, इसमें रावी है, ब्यास है, झेलम है. तो ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं. तो हम डिस्कस करते हैं कि मटीरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. तो कॉन्टिनेंट मीन्स जो उनका लोकल एरिया था उनको लोकली कौन कौन से जो चीज़ें मिल जाती थी. तो हड़प्पन जो मटीरियल्स को प्रोक्योर करते थे और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए चीज़ें मीन्स जैसे उन्होंने कुछ सपोज दैट कोई पॉटरी बनानी है तो पॉटरी के लिए उनको जो मटेरियल चाहिए तो वो लोकली अवेलेबल था जब बियॉन्ड था सब कॉन्टिनेंट जाके
सब कॉन्टिनेंट वर्ड यहाँ पर लिखा है लोकल मेड के लिए, जो प्रोडक्ट लोकली उनको अवेलेबल थे। तो स्टार्टिंग करते हैं गुजरात और राजस्थान से। सो यहाँ पर नागेश्वर पॉइंट जो साइट है उसको पॉइंट आउट किया गया है, नागेश्वर एंड बालाकोट। बालाकोट लोकेट इन पाकिस्तान एंड नागेश्वर इन गुजरात। तो यहाँ पर इन एरियाज़ में शेल अवेलेबल थे, ठीक है ना, शेल्स ऑलरेडी अवेलेबल थे। और अदर सच साइट्स वर शौर्तगाई। शौर्तगाई एक जो साइट है अफगानिस्तान में है, और काफ़ी का जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, नॉर्थ साइड में सबसे जो इसकी जो एक्सटेंशन इसका था, तो नॉर्दर्न साइड में शौर्तगाई इसका लास्ट साइट है, तो अफगानिस्तान में है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लेपिस लजूजी क्या है, एक ब्लू कलर का बहुत ही प्रीशियस स्टोन था, तो वो लेपिस लजूजी, ठीक है ना, वो शौर्तगाई में मिलता था। देन उसके बाद लोथल के नियर अबाउट जो सोर्सेस थे, लोथल लोकेट इन गुजरात। सो गुजरात जो लोथल में जो मिलते थे कार्नेलियन जो स्टोन था, कार्नेलियन स्टोन था, वे रेड कलर का एक काफ़ी प्रीशियस, काफ़ी कॉस्टली जो स्टोन था। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटाइट मिलता है राजस्थान और गुजरात के दोनों बॉर्डर्स पे, साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात। और लास्ट वन इज मेटल्स लाइक कॉपर। कुछ इंडिया में जो मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ लोकली मेटल्स मिलती थी लाइक कॉपर, तो वो राजस्थान में ही थी। सो ये तो कुछ हो गया। क्लियर है कि गुजरात का जो नागेश्वर है वहाँ पर शेल्स अवेलेबल थे, ठीक है ना, कोई नागेश्वर एंड बालाकोट। उसके बाद देन जो शौर्तगाई अफगानिस्तान में, वहाँ पर लेपिस लजूजी ऑलरेडी अवेलेबल था, काफ़ी अच्छा सोर्स था लेपिस लजूजी का। शौर्तगाई ब्लू कलर का स्टोन था लेपिस लजूजी। देन जो कार्नेलियन रेड कलर का स्टोन था, ये मिलता था लोथल और उसका जो लोकल नियर अबाउट एरिया था गुजरात का, तो वहाँ पर स्टेटाइट मिलता था साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात, दोनों जो साइड्स पे। मेटल राजस्थान से मिलता था। सो इसके बाद नेक्स्ट जो उनकी अनदर स्ट्रेटजी क्या थी, रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए। जब मेटल्स उन्होंने कुछ प्रोडक्ट, उन्होंने एग्रीकल्चर टूल्स बनाने, खेती के लिए कुछ जो चीज़ें तैयार करनी है, खेती करने के लिए संद कुछ बनाना है, तो वो चीज़ें उनको कहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, अगर उनको लोकली नहीं मिला। तो अगर लोकल नहीं मिला तो वो उसके लिए हैव बीन टू सेंड एक्सपीडिशन टू एरियाज। वो उन एरियाज़ में अपनी एक्सपीडिशन लोगों को भेजते थे, ताकि वहाँ से वो मटेरियल वो लेके आएँ, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल लेके आएँ जो उनको चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है इसकी, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। जो कॉपर है स्पेशल इंडिया उस टाइम जो लोकल था वो खेतरी रीजन में मिलती थे। और साउथ इंडिया में गोल्ड, अगर उनको गोल्ड की रिक्वायरमेंट्स थी तो गोल्ड उनको साउथ इंडिया जाना पड़ा में अवेल था। तो ये जो एक्सपीडिशन थी, ये पहले तो कम्युनिकेशन एक्स्टेब्लिश करती थी अपनी लोकल कम्युनिटी से कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देन उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो उनको मटेरियल प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। तो उसमें ओकेजन्स फाइंड द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, जैसे उनको ज़्यादा जो लार्ज स्केल पे क्या चीज़ उन्होंने बनाई, स्टेटाइट जो का बीड है, स्टेटाइट माइक्रो बीड्स बनाए उन्होंने, छोटे छोटे जो मोती बनाए जाते हैं। तो इसके जो इन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए उन्हें बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ पर मिले हैं। जैसे खेतरी जो एरिया है, खेतरी एरिया हम बोलते हैं राजस्थान का एक पार्ट है, खेतरी एरिया। तो वो एक ऐसा रीज़न है, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती। इसकी जो कल्चर है, इसका जो कल्चर है हड़प्पन कल्चर या पूरा मोहनजोदाड़ो कल्चर है, तो उससे मैच नहीं करता। इसलिए इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग कल्चर का नेम दिया हुआ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। तो उसका नॉन हड़प्पन पॉटरी, बिकॉज यहाँ पर जो पॉटरी थी वो एक अलग डिस्टिंक्टिव टाइप की, एक अलग टाइप की पॉटरी थी, और यहाँ पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी मिलते थे। सो दैट्स वाई इसको नॉन हड़प्पन पॉटरी की वजह से इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर। तो जहाँ पर पॉसिबल है कि बहुत सारे जो रीजन को जो कॉपर सप्लाई करता होगा हड़प्पा का, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कहाँ से होता था, राजस्थान का खेतरी गणेश्वर जोधपुरा रीजन, तो जहाँ पर कॉपर अवेलेबल था। नेक्स्ट 6.2 में आगे कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया लोकली सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से मिलते थे। अब बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वो विद द डिस्टेंट लैंड, दूर जो दूसरी उस टाइम उनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, पॉसिबल है कि वो उनके साथ हों। तो रिसेंट जो आर्कोलॉजिस्ट हैं
उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने फाइंड किया, जब उन्होंने जो स्टडी कर रही हैं तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो कॉपर वहाँ पर प्रोबेबली पॉसिबल है जो कॉपर है वो ओमान से मंगवाया गया हो उस टाइम में, ओमान, बिकॉज ओमान एक ऐसा साइट था एंशियंट टाइम में। इन कंट्रीज़ के नेम्स अलग हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनको किन किन नेम की पॉसिबिलिटी कि किस टाइप के इनके नेम्स हो सकते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को वो सजेस्ट करते हैं कि कॉपर है, पॉसिबल है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितना भी कॉपर यूज़ होता है तो वो ओमान से उसको इंपोर्ट किया गया हो, मंगवाया गया हो, अरेबियन पेनिनसुला। तो आपको ऊपर मैप भी है, तो ये वाला पार्ट अरेबियन पेनिनसुला है, तो इस साइड जो हमारा पूरा अरेबियन कंट्रीज़ हैं, तो यहीं पर यूएई, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, देन बहरीन इसी में है, बहरीन भी है, और ओमान, ये कंट्रीज़ है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है पूरा। तो अरेबियन पेनिनसुला से उन्होंने एक पॉसिबिलिटी बताई है कि वहाँ से पॉसिबल है कि उन कंट्रीज़ का जो वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री थी ओमान का जो कॉपर है वो काफ़ी उस टाइम में पॉपुलर था, बिकॉज वहाँ पर मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर भी ओमान से ही कॉपर इंपोर्ट किया जाता। तो अब इसके एविडेंसेस क्या हैं? एविडेंसेस हैं जो केमिकल जब उसमें यूज़ किए गए, तो वो केमिकल जो है, जब केमिकल्स को एनालाइज किया गया तो वो जो ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स दोनों के ऊपर जो निकल किया जाता है तो वो कॉमन रीज़न है। जो ओमान में जो कॉपर बर्तन के ऊपर जो कोटिंग की गई या उसको एक अलग तरीके से निकल किया गया, तो वो दोनों का ओरिजिन कॉमन है। तो जहाँ से एक इसका एविडेंस है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि दोनों जगह पर जो कॉपर यूज़ किया गया वो सेम ओरिजिन का था। नेक्स्ट, तो उसके बाद जो इसमें आता है कि डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ वेसल, एक ऐसा जो वेसल मिला है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, लार्ज हड़प्पन जार, एक जो पॉट मिला है, तो ये वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का की स्पेशलिटी थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग ही इसको ज़्यादा बनाते थे। ये मिला है ओमान में, ओमानी साइट्स पे मिला है, ओमानी साइट्स पे मिला है, मीन्स इसके ऊपर थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, जो काली जो मिट्टी थी उसको एक थिक लेयर इसके ऊपर बनी हुई थी। तो उस टाइप की कोटिंग है वो सिर्फ नहीं, मेजॉरिटी हड़प्पन से लोग ही करते थे। अब उनके थिक कोटिंग करने का मेन मोटिव क्या था कि प्रिवेंट द पर्कुलेशन ऑफ लिक्विड्स, कि जो भी इस पॉट में जैसे जार में जो कुछ भी अगर डाला जाए, चाहे वो वाटर है, मिल्क है, तो उसकी पर्कुलेशन लीकेज ना हो, ठीक है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो लोग थिक लेयर ऑफ कोटिंग करते थे। तो ये जो एविडेंस है एक्सचेंजेस बिटवीन द ओमान एंड इंडिया, इंडिया और ओमान के बीच एक्सचेंजेस होते थे जब वो कॉपर इंडिया आए, या इंडिया के कुछ वेसल जा रहे हैं वो वहाँ पर मिले हैं। इट मीन्स उनके बीच में कोई ना कहीं कोई लिंक था, उनका कनेक्शन था, वो ट्रेड करते थे। नेक्स्ट है जो मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट है उनके जो उनके अकॉर्डिंग 3rd मिलेनियम में जो कॉपर मेसोपोटामिया में मैप में दिखाता हूँ आपको, ये वाला रीजन है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, काफ़ी हड़प्पा से भी पुरानी जैसे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। तो ये वाला पार्ट है ओमान, तो यहाँ का कॉपर है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा के लोग भी हड़प्पा में भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं और मेसोपोटामिया में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर जो इनके नेम्स हैं, तो पॉसिबल है कि जो मेगन यहाँ पर ओल्ड इसका एंशियंट नेम होगा, जो वहाँ पर टेक्स्ट में मेसोपोटामिया की जो बुक्स हैं उसमें मिलता है या टेक्स्ट है, तो वहाँ पर इसको मेगन नेम दिया गया, मगन MEGA मगन नेम दिया है। और वो जो लिखा है दिलमन नेम है, जो करंट कंट्री है बहरीन, और ये कंट्री है जो करंट ओमान, तो उनके एंशियंट नेम्स हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जो मेसोपोटामियन साइट्स हैं, मेसोपोटामियन साइट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेसोपोटामियन साइट्स के जो जब उनके ट्रेसेस ऑफ जो निकल के ट्रेसेस हैं वो ओमान से ही मैच करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज़ को भी सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, जो कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया के, वो पॉसिबल है कि वो मेसोपोटामिया के साथ भी इंडिया के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पॉसिबल है, कि इंडिया एक तो ओमान के साथ तो ट्रेड क्लियर होगा कि ओमान से इंडिया का जो कॉपर आता है, वहाँ पर इंडिया के बहुत सारी जो इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत सारी जो पॉट्स थे वहाँ पर मिले हैं, ये तो क्लियर हो गया, एविडेंस मिल गए कि इंडिया और ओमान का, सॉरी मैं बार बार इंडिया बोल रहा हूँ, हड़प्पा और ओमान का जो ट्रेड था। अब नेक्स्ट
इंडिया और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सॉरी हड़प्पा और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का भी ट्रेड दोनों कंट्रीज़ में, उसके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। एविडेंसेस मीन जैसे इंडिया हड़प्पन सील्स वहाँ पर मिली हैं, वेट्स हो गए, डाइस, बीड्स तो वहाँ पर मिले हैं। मीन्स मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक्सचेंजेस होती थी, चीज़ें वो एक्सचेंज करते थे। क्लियर। तो जब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नेम्स हैं मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में लिखा गया है, उन्होंने रीजन को जिनके साथ मेसोपोटामिया के कॉन्टैक्ट्स थे उन्होंने लिखा दिलमन। दिलमन प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरीन, जो करंट बहरीन है, बहरीन का एंशिएंट नेम दिलमन पॉसिबल है कि हो सकता है। मैगन, मैगन पॉसिबल है कि ओमान हो, जो करंट कंट्री है ओमान, प्रेजेंट जो इसका नेम है ओमान कंट्री, पॉसिबल है उसका एंशिएंट नेम मैगन हो। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेम जो मेंशन किया गया मेलुहा। मेलुहा, मेलुहा पॉसिबल, इसकी पॉसिबिलिटी जो आर्कोलॉजिस्ट देते हैं इंडिकेशन कि पॉसिबल है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा के नेम से मेंशन किया गया हो। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन एरिया था तो उसका पूरा नेम उन्होंने अपनी टेक्स्ट में मेलुहा। और मेलुहा का लिटरली मीनिंग जो बनता है वो दैट इज़, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ सी फेरियर। जो सी फेरर जो होते हैं ना, जो समंदर में के थ्रू ज़्यादा व्यापार करते हैं या समुंदर में ज़्यादा वो लोग ट्रैवल करते हैं तो उनको बोलते हैं सी फेरर। तो लैंड ऑफ जो सी फेरर होते हैं तो उनकी लैंड को बोला था मेलुहा, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा गया है। तो उसके बारे में उनकी एक मेसोपोटामियन मिथ भी है। तो मिथ क्या है कि उसमें मेंशन किया हो कि मे यूर बर्ड बी द हज बर्ड। हज मीन जो लोग मुस्लिम्स करते हैं, हज करते हैं, तो वो हज बर्ड जो किसी भी टाइप से इसको बोला गया। एंड मे इट्स कॉल बी हियर्ड इन द रॉयल पैलेस। मीन्स यहाँ पर हज बर्ड जो जिसको नेम किया गया है, तो हज बर्ड मीन पीकॉक। क्लियर। तो एक मेसोपोटामियन मिथ थी जस्ट, जिसमें इनको पीकॉक जो हज बर्ड उसको बोला गया। सो नेक्स्ट सिक्स्थ हमने कर लिया कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि उस टाइम के जो स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल जो लोकली और आउटसाइड द कंट्री, तो दो टाइप से वो मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं। अब नेक्स्ट है सील्स एंड स्क्रिप्ट वेट्स। सील्स इसकी जो, अब फर्स्टली सील्स क्या है, सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बनाने के लिए या ट्रेड करने के लिए उनके पास जो कुछ वो उनके पास अपने उनको जब कोड वर्ड या पासवर्ड्स होते हैं कि उन्होंने व्यापार का अगर वो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दी हुई है, जैसे एक बैग ऑफ गुड्स है, एक बैग है जिसमें कुछ चीज़ें हैं, तो बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको दूसरी कंट्री में उसको देना है। तो उसकी जो बैग है, बैग को टाइट विद रॉप, रस्से से उसको बांध दिया, एंड ऑन द नॉट वॉज अफिक्स्ड। जो उसकी गांठ बांधने के बाद उसको अफिक्स करने के बाद देन सम वेट क्ले, उसके ऊपर कुछ वेट क्ले उसके ऊपर लगाई जाती है, और वेट क्ले के ऊपर सील जो उनका अपना मार्क है, जिससे वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये सील किस कंट्री की है। तो सभी कंट्रीज़ के अपने एक सील्स होती थी, जैसे वो हड़प्पा की अपनी सील्स है, मेसोपोटामिया की अपनी सील थी, ओमान की अपनी सील थी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको सील है जो इंडिया की सील मिली है फ्रॉम रोपड़। इंडिया का एक कोटला नहंगा साइट है इंडिया में, रोपड़ में, तो वहाँ पर जिसने सील मिली है तो उस टाइप से सील। सो इससे आइडेंटिफाई करना इजी था। अगर वो सील प्रॉपर है मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं, टेम्पर्ड नहीं हुआ है, अगर उसमें कोई उसको डैमेज नहीं किया गया, उसका इंप्रेशन से बिल्कुल प्रॉपर है, तो इट मीन्स वो जो बैग ऑफ गुड्स है उसको खोला नहीं गया, उसको टेम्पर्ड नहीं किया गया, तोड़ा नहीं गया। तो इस टाइप के जो कन्वेयर की जो आइडेंटिटी होती थी, जो किसने कन्वे किया है, तो आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर होती थी, सील्स। 7.2 तो जो इसकी स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट क्या थी, जो उन लोगों की बोलचाल की जो लैंग्वेज थी बोलने के लिए वो यूज़ करते थे। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक बहुत ही एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट है, इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया, अनडिसाइफर है, पढ़ा नहीं जा सकता। तो बहुत सारी जो
आर्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे इसके जो हिस्टोरियन हैं इसको ट्राई कर रहे हैं टू रीड आउट करने के लिए। आई होप कि इन फ्यूचर बड़ी जल्दी इसको डिसाइफर कर लिया जाए। अब इसके बारे में कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो हिस्टोरियंस ने जब इसको स्टडी किया, स्टडी करने के बाद जो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स पता चले कि ये किस टाइप की स्क्रिप्ट है, काफ़ी निगमेटिक है, काफ़ी पेचीदा है, कॉम्प्लिकेटेड है। जो तो हमने तो उसको जो टोटल इसके जो साइन लैंग्वेज है बेसिकली ये मोस्ट इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि जो उसके इंस्क्रिप्शंस है वो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो जहाँ पर भी लिखा है वो शॉर्ट में लिखा गया है। अगर जो लॉन्गेस्ट मैक्सिमम जो लेंथ इसकी ज़्यादा लिखा गया 26 साइन है इसमें, जो सबसे ज़्यादा लंबी लिखी गई है उसमें 26 साइन लिखे हैं, मैंशन किए हुए हैं। अब तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया। और इसके जो इसके बारे में एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकली, इसके बारे में किया है जो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। तो उसका जो बेसिकली एक साइन लैंग्वेज है, साइंस को वो लोग मेंशन करते थे। तो यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ साइंस होंगे, तो टोटल यहाँ पर साइन जैसे हमारे हम बोलते हैं कि पंजाबी में टोटल 35 जो शब्द होते हैं हम उसको बोलते हैं 35, ठीक है ना, 35 वर्ड 35 बोलते हैं। तो उस टाइप से वहाँ पर उसमें जो टोटल साइंस थे वो 375 से लेके 400 375 से लेके 400 तक इसमें टोटल साइन अभी तक जो नोटिस किए गए हैं। बट उनको डिसाइफर नहीं किया गया, बट उनको पता चलता है कि हाँ इसमें 375 से लेके 400 के नियर अबाउट जो टोटल साइन है। और किसके बारे में और क्लियर है कि ये जो लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट है वो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। जब से हमारी जो पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो हम लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, बट ये राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। देन हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जो राइटिंग जो किस किस ऑब्जेक्ट्स पे हमें राइटिंग या रिटन राइटिंग जो उनका मिली है, राइटिंग्स उनकी मिली हैं, सील्स पे मिली हैं। सील्स पे बहुत कुछ लिखा गया था, ठीक है ना, वो अनडिसाइफर है। कॉपर टूल्स पे लिखा गया है। द रिम ऑफ जार जो बर्तन थे उनके ऊपर लिखा गया है। कॉपर के मटेरियल पे लिखा है। टेराकोटा टैबलेट्स पे लिखा है। ज्वेलरी पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंस्क्राइब किया करवाया हुआ था। बोन रॉड्स पे लिखा इंस्क्राइब किया था। और इवन एन एंशियंट साइन बोर्ड, एक उनका पुराना साइन बोर्ड भी मिला है। क्लियर हो जाए तो लाइक स्क्रिप्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके फैक्ट थे। देन वेट्स, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उन लोगों ने अपना एक वेट सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया हुआ था। वेट सिस्टम बेसिकली 2 टाइप का था जो उन्होंने किया था। छोटे जो यूजुअली वो लोग स्टोन छोटे छोटे पत्थरों को ही उन्होंने जो वेट सिस्टम अपने प्रॉपर बनाए हुए थे। तो बट उनके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट है कि उनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती थी। जैसे मार्किंग के कोई प्रॉपर जैसे कि कोई उसकी एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो कि कौन इसको वेट्स को बना रहा है, कौन इसको इशू कर रहा है। तो उसको बेसिकली 2 टाइप में था। एक तो लोअर डिनोमिनेशन, जो लोअर डिनोमिनेशन होते थे उसमें उसको बाइनरी में वेट होते थे। तो स्पेशली जो बाइनरी वाले हैं, जो लोअर डिनोमिनेशन हैं, तो ऑब्वियस है कि वो लोग ज्वेलरी वगैरह या बीड्स वगैरह वेट करने के लिए यूज़ करते होंगे। और दूसरा जो हायर डिनोमिनेशन थे तो वो डेसिमल सिस्टम उसका होता था उसमें, जो हायर डिनोमिनेशन थे। क्लियर है। तो जो लोअर डिनोमिनेशन थे तो उसमें बाइनरी 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर 12,800 तक थी, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ मिला है, मेटल स्केल पेन्स भी मिले हैं कि मीन्स उन्होंने कुछ कॉपर टाइप का जो उन्होंने स्केल पेन्स बनाई हुई थी जिससे वो वेट करते थे। मीन्स तकड़ी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी। तो सो दिस इज़ द 6 or 7 topics we covered. So log out.